अंडर-19 एशिया कप में नेपाल वर्सेस पाकिस्तान गेम की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मैच अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड रहा और एक लो स्कोरिंग गेम रहा, लेकिन इस मैच में एनालाइज करने के लिए काफ़ी कुछ है और एनालाइज आपके लिए सुनने के लिए भी काफ़ी कुछ है और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत हटकर हम आपके सामने इस एनालिसिस में प्रेजेंट करने वाले हैं, जो आपको उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और डेप्थ में आप जान पाएंगे कि परफॉर्मेंस तो जो है किस तरह की हुई है आज नेपाल की अगर हम बात करें, चाहे बैटिंग की हो या फिर बॉलिंग की बात ही क्यों ना हो। सबसे पहले जान लेते हैं हमेशा की तरह, शुरुआत सबसे पहले करेंगे फेस बाय फेस से, लेकिन इस फेस बाय फेस में एक ट्विस्ट है और इस बार हमने इसमें डॉट बॉल्स भी इंक्लूड किए हैं कि हर फेस बाय फेस में कितने रन टीम ने बनाए हैं और डॉट बॉल्स भी उसमें कितनी रही हैं, ये भी जान लेते हैं। याद रखिएगा हमारा जो फोकस है वो एशियन टीम यानी नेपाल पे रहने वाला है, तो उनकी एनालिसिस यहाँ पर हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, अब बात करें अगर 1 से 10 ओवर की तो यहाँ पर नेपाल ने बल्लेबाजी की तो यहाँ पहले 1 से 10 ओवर में 32 रन टीम ने बनाए और 2 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को हुआ और इसी फेस में टीम ने 46 डॉट बॉल्स खेली हैं साथ में 1 से 10 ओवर के बीच। वहीं 11 से 40 ओवर की बात करें तो टीम ने इस मिड फेस में 103 रन बनाए और 7 विकेट यहाँ पर टीम ने गंवा दिए और इसी बीच टीम ने 130 डॉट बॉल्स भी खेली इस फेस में अगर हम बात करें मिड फेस में। और आखिरी के फेस की बात करें डेथ में 41 से 50 तो टीम 47.2 ओवरों में ही ऑल आउट हो गई। 17 रन टीम ने और जोड़े और 1 विकेट अपना गंवाया और साथ ही साथ 33 डॉट बॉल टीम ने इस लास्ट फेस यानी कि डेथ फेस में खेल दिया और टीम 152 रन पर ऑल आउट हो गई 47.2 ओवर। बिल्कुल, ओवर्स तो 47.2 जरूर खेले लेकिन सिर्फ 152 रन पर पूरी की पूरी टीम यहाँ पर ऑल आउट हो गई। तीनों फेजेस में अगर आप एक चीज देखेंगे तो डॉट बॉल्स का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है और लास्ट फेज में कहीं ना कहीं टीम ने लेकिन रन क्या स्पीड से हुए बिल्कुल भी नहीं हो पाए। सबसे पहले आपके सामने हम जो चार्ट प्रेजेंट करेंगे वो है फॉल ऑफ विकेट का। फॉल ऑफ विकेट का हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर हाफ चार्ट ही रखा है, वो ये दिखाने के लिए कि आप देखिए शुरू के जो 5 विकेट्स है वो 46 रन के अंदर गिर गए, यानी शुरू के 5 विकेट से सिर्फ 46 रन जोड़े और वहां पर कोई भी हमें पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। 25-30 रन की भी अगर 2 पार्टनरशिप्स होती तो भी वहां पर कुछ ना कुछ गुंजाइश थी, लेकिन वो भी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। यानी लोअर ऑर्डर ने यानी लास्ट के 5 विकेट्स ने यहां पर पूरे मिलाकर हम देखें तो 106 रन टीम के लिए जोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत लोअर ऑर्डर ने अपना काम ठीक किया है। हम कहेंगे कि लोअर ऑर्डर ने अपना काम ठीक किया है। 106 रन मारे लास्ट के 5 विकेट्स में, उसमें से आप जो लास्ट के 2 बॉलर्स हैं उनको तो आप निकाल ही दीजिए, फिर भी बाकी प्लेयर्स ने मिलकर 106 रन यहाँ पर जोड़ दिए, क्योंकि उन बॉलर्स का इतना भी काम नहीं है कि आप तो पहले तो बैटिंग आपकी फेलियर रही, फिर उन बॉलर्स से भी एक्सपेक्ट करें, वो कभी कभार हो जाता है। लेकिन जो टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज हैं उनकी तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा। अब देखिए पहले विकेट के लिए 10 रन की पार्टनरशिप, फिर 15 की पार्टनरशिप, फिर 8 की पार्टनरशिप, फिर 10 की पार्टनरशिप और फिर 3 की पार्टनरशिप, यानी टॉप ऑर्डर फेलियर सबसे बड़ा रीजन रहा जो नेपाल सिर्फ 152 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम जो ऑल आउट हो गई। लेकिन यहां पर अगर बात करें आखिर ये टॉप ऑर्डर फेलियर हुआ कैसे, सबसे पहले यहां पर तो सबसे पहले तो आपको स्कोर कार्ड बता देते हैं, स्कोर जान लेते हैं प्लेयर्स के एंड डबल डिजिट में कितने प्लेयर्स पहुंच पाए और क्या हाल रहा है स्कोर कार्ड का, फिर आपको बताते हैं कि आखिर बैट्समैनों ने गलतियां कहां पर की। बिल्कुल, डबल डिजिट्स की बात करें तो यहाँ 3 ही प्लेयर पहुंच पाए हैं, अर्जुन कुमल और उसके बाद हम देखें यहाँ पर सीधा आप देखेंगे उत्तम मगर हैं यहाँ जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और उसके बाद दीपेश कंडेल जिन्होंने 31 रन किए 59 बॉलों में। तो यही प्लेयर्स, ये 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने अर्जुन कुमल 21, उन्होंने भी सिर्फ 21 रन किए ओपनिंग में आए, बस यही 3 प्लेयर जिन्होंने डबल डिजिट क्रॉस किया, उसके अदरवाइज बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने सिंगल डिजिट में वो सब आउट हुए। बिल्कुल, उत्तम मगर की तरफ से एक बहुत अच्छी इनिंग जरूर आई, दीपेश कंडेल की तरफ से एक सपोर्टिव इनिंग और वही कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन था तो टीम 100 रन भी पार कर पाई और 150 तक यहाँ पर पहुंची भी है। खैर अब बात करते हैं विकेट्स, फॉल ऑफ विकेट, माफ कीजिएगा, किस तरह से विकेट्स आखिर ये गिरे। सबसे पहले आपको बताएं तो तिलकराज भंडारी की यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एंड अगर आप इस आउट को समझा पाए बेहतर तरीके से, तिलकराज भंडारी की जो बॉल थी किस तरह से जो आप बिफोर देख रहे हैं वो है कि एक बॉल पहले उस फास्ट बॉलर ने उन पे क्या ट्राई किया और एक बॉल बाद एग्जैक्टली उन पे क्या ट्राई किया। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बॉल पहले जो उन्होंने ट्राई किया वो यही था कि थोड़ा सा बाहर रखा ऑफ साइड के और आने थोड़ा मूव हुए, जी हाँ, थोड़ा सा अपनी जगह से हटे तिलक यहाँ पर थोड़ा सा, आपको लेग स्टंप दिख रहा होगा बिफोर वाले सेक्शन, बिल्कुल वहां पर उन्होंने लेग स्टंप अपना छोड़ दिया और वो साफ दिखाई दे रहा है हमें जैसा आप देख पा रहे हैं बिफोर वाले इमेज पर। लेकिन उसके बाद जी हाँ यहाँ पर सीधा बहुत अच्छा रीड किया बॉलर ने, तारीफ करनी होगी यहाँ पर,
तुरंत उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी बॉल को थोड़ा सा और चौथे स्टंप के करीब लेकर आए और बैट्समैन को वहीं जमा दिया जहां पर वो थे, और वहीं से उन्होंने डायरेक्ट खेला। तिलक ने सीधा एक पैर खाली निकाला, वहीं जम गए वो अपनी जगह पर, हल्का सा एज लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। तो ये वाकई में बहुत अच्छा प्लान था जो बॉलर ने अपनाया और तिलक जो है वो उसके शिकार हुए। थोड़ा सा सफल किया था उन्होंने पिछले बिफोर बॉल में, लेकिन आफ्टर जो कि विकेट वाली बॉल है उसमें वो वहीं खड़े खड़े खेलना चाहते थे और वो भी आउट होकर चले गए, जो कि खड़े होकर खेलना उन्हें भारी पड़ा। थोड़ा लीव करते तो शायद बच सकते थे। बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से वो प्लान विकेट कहीं ना कहीं पेस बॉलर कर रहा। उसके बाद अगर हम बात करें आकाश त्रिपाठी की, आउटस्टैंडिंग बॉल थी उस तरीके की बॉलिंग में, और क्या ही ज्यादा बेहतरीन डिलीवरी में वो आउट हुए। कहीं ना कहीं आकाश त्रिपाठी जो बॉल वहां पर रखी उनके सीधे बिल्कुल अंदर आई और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद बात करें यहाँ पर देव खन्ना की, एक पुअर शॉट, बिल्कुल डेफिनेटली पुअर शॉट। अब हम देव खन्ना के बारे में यहाँ कहेंगे कि देखिए इसका भी हम आपके सामने इमेज के थ्रू एनालाइज प्रेजेंट करना चाहेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर इमेज यहाँ पर है, आप देखिए जो यहाँ पर जो आप पहले स्क्रीन देख रहे हैं, यानी आप जो देख रहे होंगे उसके आपका लेफ्ट, जी हाँ, आप जो अपने लेफ्ट में देख रहे होंगे वहां पर बॉल अभी दिख रही है कि अभी तक उन्होंने उनके बल्ले से कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहां पर उनकी आंखें जो है वो ऑलरेडी ढक चुकी हैं। उनकी आंखें, उनकी हाथ और उनके ग्लव्स से ढक चुकी हैं, यानी वो बॉल पे उनकी नजर जो है वो खत्म हो चुकी है और अभी तक शॉट का कांटेक्ट नहीं हुआ, और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आपने शॉट बॉल पर टक नहीं किया है तो अगर आप शॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बॉल, आपकी जो आंखें हैं वो बॉल तक लास्ट तक रहनी चाहिए, जब तक बॉल आपके बल्ले तक कनेक्ट नहीं होती। और कहीं ना कहीं उनका जो आई कांटेक्ट था बॉल से वो वहीं पर खत्म हो गया जब उनके हाथ और ग्लव्स उनके सामने आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट फोटो में आप देखिए उसी के पास में कि जब तक उनका आई जो सामने आया, जब तक वो देख पाते तब तक बॉल जो है बैट का एज लेकर हवा में खड़ी हो गई थी और कहीं ना कहीं 30 यार्ड्स में उन्हें कैच कर लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी उनसे चूक हुई, वो एक खराब शॉट हम यहाँ पर कहेंगे। उस बॉल को डक किया जा सकता था, और अगर आप शॉट लेना ही चाहते हैं तो आपकी जो नजरें हैं वो बॉल पे लास्ट मोमेंट तक रहनी चाहिए थी, उसके बाद आप उस शॉट बॉल के लिए जा सकते थे। इस तरह के सिचुएशंस में 90% प्लेयर आउट ही होते हैं, एज लगती है। जो गुलशन जाने भी सेकंड इनिंग में पाकिस्तान के सिमिलर वही रहा। और कभी कभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ कभी कभी छक्के भी चले जाते हैं, जी हाँ, उन शॉट्स को हम तुक्का कहते हैं। और ओडीआई क्रिकेट में और सेकंड डाउन के बैट्समैन टीम की हालत खराब है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। खैर अब बात करते हैं उसके बाद, एंड यहाँ पर अगर देखें अर्जुन कुमल भी एक बेहतरीन डिलीवरी अंदर आई, फिर उसके बाद एक उनका कैच लगा और विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया, एंड गुलशन जहाज नहीं चले। नहीं, जरूर देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बॉल डाली थी, उन्हें आगे बुलाया और वो बहुत बेहतरीन वो बॉल थी और वो बोल्ड हुए, चकमा खाया उन्होंने और वो उसे रीड नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं उन्हें आज का डे उनके लिए था नहीं, बैटिंग में थोड़ा ऊपर उनको भेजा गया बल्लेबाजी के लिए। आउमन हम देखते नहीं है इस ऑर्डर पर, लेकिन यहाँ पर शायद नीड और ज़रूरत ज़्यादा थी प्लेयर्स को, तो इसलिए उन्हें भेजा गया था ताकि उम्मीद थी कि शायद कुछ करेंगे, पर आज के डे में वो हो नहीं पाया। आज के डे में वो फेल हो गए और उनके जो अपोनेंट बॉलर हैं वो आज जीत गए। बिल्कुल यार, नैन आप कहीं ना कहीं बात कर रहे थे कि उत्तम मगर की जो इनिंग रही है उसको आप कहीं ना कहीं कह रहे थे कि एनालाइज करना चाहते हैं। आखिर उस इनिंग में क्या आपको बेहतर नजर आया और किस तरीके की वो इनिंग रही है, इस पाई चार्ट के थ्रू आप जरूर समझाएंगे। नहीं, जरूर देखिए, आप सिंगल्स का इस्तेमाल आप देख पा रहे हैं इस पाई चार्ट में, किस तरीके से हर जगह में आपको सिंगल्स देखने को मिलेंगे। आपको मिड ऑन की तरफ, एक्स्ट्रा डीप कवर की तरफ भी आपको सिंगल देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखें लेग साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ भी यहाँ पर सिंगल्स काफ़ी लिए हैं, जो कि अच्छी बात है। लर्निंग कर्व है, एक यंग प्लेयर है, सिंगल्स पे ज़्यादा डिपेंड रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप सिंगल्स पे ज़्यादा है, बहुत अच्छा लगता है कि यंग प्लेयर्स बाउंड्री का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, ज़्यादा दौड़ने का इस्तेमाल करें और सीधे बल्ले से काफ़ी खेलें। ऑफ साइड में अगर आप देखेंगे 27 रन उन्होंने ऑफ साइड में किए हैं, 53%, 0.5% से ज़्यादा। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। लेग साइड का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है हर जगह का, चाहे एक्स्ट्रा पॉइंट हो, बैकवर्ड पॉइंट हो, मिड विकेट हो, स्क्वायर लेग हो, सब चीज़ का इस्तेमाल उन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक अच्छी इनिंग, टेम्परामेंट वाली इनिंग, छोटी सी कहेंगे आप, क्योंकि पिच पर रहे हैं, वो वक्त तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बिताया है, बहुत अच्छी रही है। इससे वो कहीं ना कहीं आगे के लिए अपना बेस तैयार कर सकते हैं। अभी यंग है, यही ऐसी टेम्परामेंट वो लेके चलेंगे तो उन्हें काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल इसी तरह की इनिंग कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव इनिंग दीपेश पटेल ने भी उनके साथ खेली 31 रन की, लेकिन ये पूरा इनिंग रहा उत्तम मगर का, जो आप पाई चार्ट के थ्रू समझ पाए होंगे किस किस तरह से किन किन एरियाज में उन्होंने रन किए, कितने परसेंटेज ऑफ साइड में, कितने परसेंट लेग साइड में, सिंगल्स, डबल्स, ये सारी चीजें
काफी अच्छे। ये और ये कहीं ना कहीं इंप्रेसिव परफॉर्मेंस जरूर रही है उत्तम मगर की, और इंक्लूडेड दीपेश कंडेल की भी यहाँ पर 31 रन का उन्होंने सपोर्ट यहाँ प्रेजेंट किया। तो उत्तम मगर ने जो प्रॉमिस परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है, उनसे एक्सपेक्टेशन आने वाले मैचेस में भी डेविड विकेट की डेफिनेटली यहाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं एरर्स रहे हैं और गुलशन झा का आज कहीं ना कहीं सपोर्ट वहां से नहीं मिला। तो टॉप ऑर्डर में डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा देव खन्ना और गुलशन झा और अर्जुन कुमल, इनकी तरफ से जैसे हम कहीं ना कहीं सोच भी रहे थे कि देव या अर्जुन में से कोई एक डीप तक जाना चाहिए था तो हमें एक स्कोर बेहतर मिलता, लेकिन टॉप ऑर्डर ने आज बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है। लोअर ऑर्डर ने अपना काम जरूर किया, लोअर मिडिल ऑर्डर ने अपना काम जरूर किया, लेकिन टॉप ऑर्डर से आज हेल्प बिल्कुल नहीं मिली और टीम सिर्फ 152 रन जुटा पाई, जो बिल्कुल भी काफी नहीं था। एंड पाकिस्तान के बॉलर्स की डिटेल्स जान लेते हैं, क्योंकि उनके एनालिसिस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमारा जो फोकस है वह स्टेट्स पर रहेगा। बॉलिंग फिगर्स क्या कुछ? मोहम्मद जिशान बहुत जबरदस्त फाइफर उन्होंने निकाला, टीम के लिए 6 विकेट उन्होंने निकाले हैं 9.2 ओवरों में, एक मेडन। बहुत इंप्रेसिव रही है इनकी बॉलिंग, बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी बॉलिंग रही है उनकी, और उम्मीद करेंगे वो भी, और जिस टप्पे पे वो डाल रहे थे गजब कमाल था। जी हाँ बिल्कुल, तो उम्मीद करेंगे कि साथ ही बॉलर्स भी उन्होंने अच्छा साथ दिया। आमिर हसन जो शुरू में बॉलिंग करा रहे थे, 10 ओवर में 2 मेडन 15 रन 2 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। पेसर्स ने शानदार बॉलिंग कराई है, जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है हमेशा, वो आज भी कायम है, अभी अंडर 19 में भी ये कायम है ये चीज़ कि पेस बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इंडिया के खिलाफ और बाकी सब टीम्स के खिलाफ अगर जितना आगे वो जाते हैं सेमीफाइनल वगैरह में, किस तरह से परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन जो आज बॉलिंग रही है बहुत ही शानदार, काबिल तारीफ रही है। चलिए यहाँ तो बात हो गई ये पूरी तरह से इस पहले बैटिंग यूनिट की नेपाल की। वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पर उसके बाद जब पाकिस्तान इस चेस को करने के लिए आया तो जो पाकिस्तान का स्कोर रहा, कितने ओवर में उन्होंने इस चेस को कंप्लीट किया, पहले वो जान लेते हैं और पाकिस्तान के स्कोरर्स जो टॉप स्कोरर्स रहे उनके बारे में जान लेते हैं, फिर जरा नेपाल की बॉलिंग एनालिसिस भी करते हैं। जरूर, 153 पे 3 बहुत आसानी के साथ टारगेट को चेस कर लिया 26.2 ओवरों में। बहुत तेज भी खेले हैं प्लेयर्स, और अप्रोच रहा है बिल्कुल। खासकर हम बात कर रहे हैं 2 प्लेयर्स की जिन्होंने बहुत तेज खेला। चलिए बात ही कर लेते हैं उनकी हम। जैसे कि आप देख रहे हैं शुरू में खासे चले नहीं बल्लेबाज, मेरे ख्याल से पहले ही ओवर में विकेट गिर गया था। जी हाँ पहले ही ओवर में, बिल्कुल सही कहा, तीसरी बॉल पर ही विकेट गिर गया था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शमील हुसैन की, उसके बाद सहजेब खान 15 रन 29 बॉलों में, शमील हुसैन 0 रन कर आउट हुए, कोई रन ही नहीं किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक शतकीय पार्टनरशिप हमें यहाँ देखने को मिली है, अजान आवेश और साद बेग जो कि कप्तान भी हैं टीम के, और इन दोनों ने शतकीय पार्टनरशिप की और टीम को दोनों ने हाफ सेंचुरीज भी लगाई है, बहुत अच्छा खेले हैं दोनों ही, और दोनों ने टीम को बहुत आसानी के साथ, तेज भी खेले और आसानी के साथ टीम को जीत के करीब भी ले गए और जिता भी दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर अटैकिंग अप्रोच रही है तीनों की, अगर आप देखें अजान की भी, साद की भी और जिशान की भी। 62 बॉलों में 56 अजान, जो कि लगभग 80-85 के आसपास का या उससे ऊपर का कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट बनता है, और 56 बॉलों में 50, ये भी बहुत तेज स्ट्राइक रेट है ओडीआई के हिसाब से, और 8 बॉलों में 20, ये तो टी20 के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जिशान ने पहले 6 विकेट भी निकाले और उसके बाद 20 रन भी यहाँ पर किए। तो ये बैटिंग यूनिट बहुत ही आसानी से 0 रन पर 1 विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत आसानी से इस गेम को जीता। ये डेफिनेटली क्रेडिट देना होगा इन 2 बैट्समैन को खास करके। एंड बॉलिंग यूनिट की यहाँ बात करें, हमने बैटिंग की बात बहुत कर ली, बॉलिंग एनालिसिस को आप किस तरह से देख रहे हैं? गुलशन ने शुरू में 2 विकेट्स निकाल कर कहीं ना कहीं नेपाल को एक अच्छी शुरुआत जरूर दी, लेकिन उसके बाद बाकी बॉलर्स की तरफ से वो हेल्प क्यों नहीं मिल पाया? कहां पर उन बॉलर्स से चूक हुई? डेफिनेटली यंग बॉलर्स हैं, यंग लड़के हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त के साथ सीखेंगे जरूर। लेकिन फिलहाल अभी जो जिनका सामना वो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं यंग है, वो भी कहीं ना कहीं वक्त के साथ सीखेंगे। तो इस बॉलिंग में आपको क्या लगता है कि कहां पर थोड़ी सी और पुशअप देना चाहिए था, जहां पर गुंजाइश और थी जो नहीं हो पाया? नहीं, जरूर देखिए, यहाँ पर कहना होगा कि अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एक कॉन्टेस्ट के तहत यहाँ पर बॉलर्स जो है कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़ गए हैं। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कैलिबर, अगर आप देखेंगे सामने वाली टीम पर, थोड़ा सा और ज़्यादा बॉलिंग यूनिट में यहाँ पर और काम होने की ज़रूरत है। इस टीम के ओपोनेंट्स को अगर आप देखें, उनकी बॉलिंग को, उनकी लेंथ, उनकी लाइन, उनकी स्पीड कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप एज कंपेयर करेंगे नेपाल के बॉलर्स को स्पीड में या कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ में थोड़ा सा और ज़्यादा काम करने की, वेरिएशंस में भी और काम का, खासकर नई बॉल से एक अपने आप में जो थोड़ी सी एक लाइन और लेंथ होती है, वहां पर अगर आप थोड़ा एक्स्ट्राज या थोड़ा सा ज्यादा आगे खिला देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर रिलीज भी हुआ। जो बॉलर्स हैं उन्होंने काफी, सभी बॉलर्स ने, मैं यहाँ कोई किसी को एक को ब्लेम नहीं कर रहा है क्रिकेट, सभी ने कहीं ना कहीं एक अच्छी बॉल डाली, फिर 2 बॉलें 3 बॉलें उन्होंने बहुत पुअर रखी, या तो आगे रखी है या बहुत ज्यादा। आप गुलशन का ही सेकंड स्पेल देख लीजिए, बिल्कुल सही, कितने हेवी रन्स के लिए वो चले गए। शुरू में वो बॉडी के एकदम स्टिक थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही 3-4 ओवर उनके गए
उसके बाद वो आए, थोड़ी बॉडी थकी हुई भी लगी और फिर उन्होंने अपना एक्स्ट्राज भी दिए, उसके बाद थोड़ा बॉडी से दूर रखना शुरू किया, आगे रखना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलर्स को कहीं ना कहीं और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो आपके सामने टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से अपने ऊपर, अपने गेम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जितना उनका कैलिबर है कहीं ना कहीं गेम में उनके फास्ट बॉलर्स का, स्पिनर्स का, उतना यहाँ डेली क्रिकेट कहना चाहेगा कि उससे कई ज़्यादा लैक यहाँ कर रही है बॉलिंग यूनिट, अगर हम बात करें नेपाल। बिल्कुल, और इसका जो पूरा का पूरा अगर हम कहें जो 90% ब्लेम है वो डेफिनेटली यहाँ पर जाएगा। अगर हम कहना चाहेंगे तो वो है प्रैक्टिसेस। बिल्कुल सही कहा, क्लियरली है, यानी इससे इतना जरूर पता चला, कम से कम गेम 1 को देखकर इतना जरूर पता चला कि नेपाल की प्रिपरेशन बेहतर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी प्रिपरेशन अंडर 19 की कराई गई थी इस टूर्नामेंट से पहले, पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि शायद इतनी कोई हेवी प्रिपरेशन हुई थी। अगर होती तो कहीं ना कहीं, जी हाँ, अगर होती तो हमारे सामने कहीं ना कहीं आती, जो हम लगातार टीम्स का अंडर 19 का भी कहीं ना कहीं फॉलो टीम सीनियर टीम्स के साथ मिलकर कोई प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी। एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ कोई कंपेटिटिव सीरीज खेलना, कहीं बाहर जाकर खेलना, वो हमें कहीं ना कहीं लैक किया। प्रिपरेशन को हम यहाँ ब्लेम करना चाहेंगे बजाय प्लेयर्स के। अगर यहाँ पर प्रिपरेशन थोड़ी सी और बेहतर मिलती, कुछ गेम्स अच्छे मिलते, तो शायद हमें यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कुछ और बेहतर मिलता। रिजल्ट भले ही लॉस का मिलता, लेकिन एक फाइट, एक बॉलिंग परफॉर्मेंस, इस 152 को भी लड़ा देना, और फिर ऊपर का टॉप ऑर्डर जो है बैटिंग को देखकर भी लगा। ये नहीं कि सिर्फ बॉलिंग को देखकर लगा कि प्रिपरेशन चाहिए थी, नहीं। ये मैं लाइन शुरू में ही जोड़ने वाला था, जो मुझे अब याद आई है कि बैटिंग की हालत को भी, बैटिंग को भी जिस तरह से चल रही थी उसको भी देख के कहीं ना कहीं लगा कि इन लड़कों को एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन मिलनी चाहिए थी, एक स्ट्रॉन्ग सीरीज मिलनी चाहिए थी इससे पहले किसी अच्छी टीम के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं नहीं मिली। और ये भी एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट टीम के साथ जुड़ा है। बस इससे प्लेयर जो है वो उभर किस तरह से पाते हैं, ये बस जो भी वक्त है यही है। अब इस गेम से सेकंड गेम में जो अफगानिस्तान के खिलाफ है, यहाँ पर अपने आपको शिफ्ट करना होगा और कहां पर जो गुंजाइश है, जो भी गलतियां हैं, उसे स्ट्रॉन्ग कर अफगानिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी होगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बॉलिंग यूनिट को थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करने की जरूरत है, और टॉप ऑर्डर और बैट्समैनों को भी, देव, अर्जुन है, आकाश त्रिपाठी है, उन प्लेयर्स को भी गुलशन झा उम्मीद है जरूर करेंगे। उसके बाद देखना होगा किस तरीके से बॉलर्स और जो बैट्समैन है जो आज फेल हुए हैं वो अपने आप को यूटिलाइज करते हैं, कैसे थोड़ा सा सीखते हैं जल्दी से इस पिच को, इस इन्वायरमेंट को, वो जहाँ पर है। परसों ही मैच है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत जल्दी मैचेस आ भी जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट अपने आप को रखना होगा। और बहुत लैक हुई है नेपाल की अंडर 19 टीम, प्रिपरेशन करने का एक उन्हें बेहतर मौका नहीं मिला। अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर इंडिया से, अफगानिस्तान से, जो यहाँ पर सीरीजेस खेल के आ रही हैं, मैं यहाँ सिर्फ नेपाल की अंडर 19 टीम की बात कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली, कि आप अगर कंपेयर करेंगे अपने सामने वालों से, तो इंडिया अभी 2 सीरीजेस खेल के आया है अंडर 19 की टीम, वहीं से उनका सिलेक्शन हुआ था इन प्लेयर्स का। और अफगानिस्तान अंडर 19 का भी एक सीरीज हुई थी अभी हाल फिलहाल में, शायद कुछ ही हफ्ते पहले, वहाँ पर भी उसी प्लेयर्स से, वहीं से सिलेक्शन हुए हैं ये प्लेयर्स और यहाँ पर आए हैं। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा बोर्ड मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ को समझना होगा कि डायरेक्ट प्लेयर्स को एशिया कप, वर्ल्ड कप्स में उतार कर बड़ी बड़ी टीमों के एक्सपेक्ट करना कि भाई आपको करना होगा, हराना होगा, ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी, प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। बस यही डेली क्रिकेट कहना चाहेगा। लड़कों में बहुत अच्छा कैलिबर भी है, दम भी है, कुछ टाइम पर ये दिखाया भी है, कुछ बॉलों के लिए भी दिखाया है यहाँ पर। और ये मेंशन करना चाहेंगे अर्जुन कुंवल की कुछ शॉट्स से, जरूर उनकी जो 20-25 रन की इनिंग भी रही है उसमें कुछ बेहतरीन शॉट्स रहे हैं। ऑलरेडी हम उनके फैन रहे थे, ये और बड़े स्टेज पर यहाँ पर हमने आज देख रहे थे, उनकी पूरी इनिंग हमने देखी, कुछ लाजवाब शॉट्स उन्होंने लगाए, लेकिन डेफिनेटली वही थोड़ी देर पर वो लैक कर गए। डेफिनेटली प्रिपरेशन नीडेड है प्लेयर्स। बिल्कुल सही कहा। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि टॉप ऑर्डर फेलियर और जो बॉलिंग यूनिट में आज बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस रहा, इसके लिए आप क्या रीजन समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और बाकी डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार इस तरीके की एनालिसिस और अपडेट्स आपके लिए बनाते रहेंगे। बाय।